गवर्नमेंट ने सबसे पहले पूरे खिते में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अपनी प्राइस जो है वो बढ़ाई और 55 रुपीज़ दोनों डीजल की भी और पेट्रोल की भी। और इसके साथ साथ जब सेकंड राउंड पे उन्होंने बढ़ाई तो उस वक्त भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई उन्होंने दुनिया में, यानी इन्होंने 46% प्राइस इंक्रीज की, जबकि बाकी तमाम ममालिक जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया के हैं, किसी की 30 थी, किसी की 5 थी, किसी की 15 थी, किसी की 16 थी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद भी ये ख्याल किया और फिर रात को 11-12 बजे एक नेशनल एड्रेस में वो कुछ ना कुछ वापस कर दिया है। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये बिल्कुल हैम हैंडेड अप्रोच थी और इनको एक्चुअली समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी जानब ये ज़रूर है कि जो अगर कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो फिर उसका तरीक़ाकार प्राइस राइज़ ही है। लेकिन उसको कॉम्पेंसेटेड प्राइस राइज़ मुख्तलिफ ममालिक ने इस्तेमाल किया है, जिसमें जो ज़्यादा गरीब तबका है, उनकी कुछ ना कुछ वो दाद रसी करते हैं। इन्होंने ऐलान तो किया है, लेकिन उस दाद रसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, जबकि कीमतें बढ़ने का यकलख्त इफेक्ट जो है वो सामने आ गया है। अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, 1 साल पहले यानी 12 माह पहले इसी अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह 0.3% थी, यानी 1% से कम थी। और 1 माह बाद यानी मई का महीना बीच में डाल के तो जून में जब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया 2026 का, जून 2025 को, तो उसमें उन्होंने जो टारगेट इन्फ्लेशन है वो हुकूमत ने तय किया, असेंबली ने पास किया कि 7.5% होगी। अब उस वक्त ना संदूर था, ना उस वक्त कोई फ्लड था, ना ईरान की जंग थी, तो 3% से 7.5% एक मैसिव जंप है, जो कि स्टेट बैंक की टारगेट रेंज से भी बढ़ के है। तो इनको ऐसी कौन सी खबर आ गई थी पहले से कि हमने 7.5% टारगेट देना है? जब 0.3% पे था, तो अगर ये मामूल पे चलना था, ये 1% दे देते, 2% टारगेट दे देते। यानी ये मैसिव जंप जो कि तकरीबन 25 गुना, कोई 2500% इंक्रीज है अप्रैल से, ये क्यों इन्होंने फिर अप्रूव की उस वक्त? और काशिफ साहब, आप माशाल्लाह इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, आप समझते भी हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका लैग होता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी लैग को डिफाइन किया है 18 माह। मैं ही समझता हूँ कि प्रॉब्लम प्राइसेस का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सस्टेन करने के लिए फंड्स नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। और हम इन चीज़ों को, यानी अगर हमारे ऊपर कोई क्राइसिस आता है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस शॉक को, इस प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। अल्टीमेटली पैसों इस कॉस्ट से पास ऑन होना है और वो पास ऑन कंज्यूमर पर ही होना है। अब अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें, 70% ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन इज मोटरसाइकिल्स। और इस वक्त जो उन्होंने प्राइस बढ़ाई है, फिर उन्होंने कुछ अभी प्रोविंसेस के साथ मिलके सब्सिडी भी अनाउंस की है और प्राइस को रिवर्स भी किया है दोबारा। देखिए, हमारी जो एवरेज एक इनकम है दैट इज लेस देन 40,000 रुपीज। गरीब आदमी की इनकम 40,000 से करीब होती है, उससे कम ही होती है। और जो गवर्नमेंट के नंबर्स हैं वो भी अबाउट मतलब 42,000 बताते हैं, लेकिन जो हमारा एक आइडिया है 40,000 के आसपास होती है। देखें, अब वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी है ना, वो देखें पेट्रोल महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अच्छा कि इन्होंने सब्सिडी दे दी है। प्रॉब्लम फिस्कल स्पेस का है, पैसे हैं नहीं, आईएमएफ प्रोग्राम में है, कॉस्ट पूरी आपने आईएमएफ से कमिट किया हुआ कि हम हर चीज की कॉस्ट को, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल की या फ्यूल की कॉस्ट हम पास ऑन करेंगे। लेकिन इससे हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज कुछ डिफाइन हो गए हैं जो हमारे सामने आ गए हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू जो हमारे सामने आया है, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सीएम सिंध की कि सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर मोटरसाइकिल्स का इस वजह से है क्योंकि गरीब आदमी की सवारी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमारे यहाँ मुल्क में अभी भी उस तरह डेवलप नहीं हो सका है जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है। अगर आप आज सुबह यूके चले जाएं, ये जो ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना है, ये इतना मैनेखेज नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी है ही चंद शहरों में। तो या तो ये बोले ना कि जो छोटे शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है प्राइवेट सेक्टर की, उसको भी ये फ्री कर रहे हैं, तो फिर तो समझ आती है बात की कि लोगों को फिर ये सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह ये चंद शहरों की बात कर रहे हैं,
जहाँ बाकायदगी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, यानी मे बी 5%, मे बी 6%, कुछ भी नहीं है ना। दूसरी जानब जो आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन उसका जो डिलीवरी का सिस्टम है अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि कोई QR कोड जो है वो दे दी जाएगी और हर गैस पेट्रोल पंप पे 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं ये टच स्क्रीन वाले दिए जाएंगे, जिसमें ऐप होगी और उस ऐप के ज़रिए वो QR कोड को इस्तेमाल करेंगे और उनको वो एक्सेस मिल जाएगा, वो 1 लीटर की हद तक जो भी इन्होंने मारात उनको दी हैं। अब उसमें सबसे पहले तो जो लोग होंडा 70 चलाते हैं, बेशुमार के पास तो टच फ़ोन ही नहीं है। दूसरी बात, जिनके पास है भी है, उनको ये पता ही नहीं है QR कोड क्या होता है, कहाँ से लेना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो मैं समझता हूँ कि ये भी है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिलायंस है, ये अच्छे एसी वाले कमरों में बैठ के तो बहुत अच्छा लगता होगा। आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आप देखें, जो ATMs हैं, हालाँकि उन्होंने वो फिंगरप्रिंट भी कर दी है, लेकिन वहाँ एक भीड़ मची होती है और वहाँ ब्रोकर जो है बैठ के तो उनको वो पैसे निकाल के दे रहे और अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से अब ये मिसयूज़ होने का बहुत खदशा है मोटरसाइकिल के लिए। तो इसमें जो है किस तरह से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसका कोई पता नहीं, और ये कब इम्प्लीमेंट होना है इसका भी कोई पता नहीं। कोई डेडलाइन नहीं दी, फलानी तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो बढ़ा दी गई हैं। तो इसके साथ-साथ जो लोग प्रोफ़ेशनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे मसलन डिलीवरी राइडर्स हैं या बाइकिया है या इन ड्राइव वगैरह, ये सारे एक पूरी इकोनॉमी इकोसिस्टम इसका डेवलप हो चुका है। वो तो दिन के कुछ 4-5 लीटर इस्तेमाल करते हैं औसतन। तो अगर उनको 1 लीटर मिल भी जाएगा तो उनकी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो कवर नहीं कर, या ₹100 का मिल भी जाएगा तो उसमें उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि उनकी यूसेज ज़्यादा है। मैंने कुछ मार्केट्स में एस्टिमेट्स देखे हैं, 3 से 4 बिलियन डॉलर का जो दे रहे हैं पर एनम का। वो मुझे लगता है सिर्फ एक सिनेरियो ले रहे हैं, इस जो जंग की सिनेरियो है और जो रिटर्न माइग्रेशन है। मुझे लगता है जो फाइनल इम्पैक्ट है तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एक तो ये जो वॉर है ये कितनी लंबी चलती है। तो एक तो इस पे डिपेंड कर रहा हूँ रेमिटेंसेस का, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा वो UAE से तो शायद आएगा, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो रहा होगा सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों में, क्योंकि पोस्ट वॉर जो मुझे लगता है कि कुछ नई चीजें जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। मसलन सऊदी अरेबिया जैसे है वो डेफिनेटली आबनाए हुर्मुज़ को पास करना चाहेगा, उसके लिए उसकी जो कैपेसिटी है डायरेक्टली टू सप्लाई इट इन रेड सी उसको बढ़ाएंगे, वो कुछ और कंस्ट्रक्शन के काम होंगे। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं आए, बट अगेन ये गैर यकीनी सूरत हाल है इसके ऊपर। बट मेरे अपने एनालिसिस में अगर हम जल्दी जंग बंद होती है अगले 2 से 3 महीनों में और पोस्ट वार में देखें तो UAE से जो हमारी रिमिटेंसेज हैं वो जरूर हिट होंगी, लेकिन जो ओवरऑल मुझे लगता है गल्फ रीजन से है शायद वो स्टेबल रहेंगी, को बहुत बड़ा डिप नहीं आएगा। अगर आया भी तो वो शायद एक शॉर्ट टाइम के लिए होगा, 1 आध साल के लिए, बट वो रिकवर कर जाएगा।